आज की हेलो हाय। आज की जो हमारी जो ये क्लास है ये संवैधानिक भारत के इतिहास के ऊपर में होगी। पहले तो मैं आप सबका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करता हूँ। मैं पहली मेरी इस क्लास में इस बात से मैं आपको अवगत करवा चुका था कि मैं रेगुलर नहीं रहूँगा, बट अब मेरे इस चैनल के ऊपर में शायद लगभग मैं प्रयास करूँगा कि पर एक क्लास इन ईच मंथ है जो अपलोड हो। आई विल ट्राई एक अच्छा लेक्चर 2-3 घंटे का यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट अच्छे तरीके से उपलब्ध हो, जहाँ से यूपीएससी कम से कम एक बार तो प्रीलिम्स या मेंस में या कहीं से भी यूपीएससी का नाता अगर वो एक स्टूडेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है तो वहाँ से यदि उसको या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिले या मेंस में मिले या मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही नहीं मिले तो इंटरव्यू बोर्ड में तो थोड़ी सहायता मिले, ऐसा एक लेक्चर पर मंथ इस चैनल के ऊपर मैं प्रयास करूँगा कि अपलोड हो। आज की ये क्लास संवैधानिक भारत के इतिहास के ऊपर में होगी। इससे पहले मैं राष्ट्रपति के ऊपर में क्लास लिया था, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा, और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर मैं क्लास लिया, और 2 क्लास अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में 2 क्लासेस थी, और एक क्लास प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में थी। वो क्लास बहुत अच्छी रही। इसके अलावा आज जो क्लास है वो क्लास संवैधानिक भारत के इतिहास के ऊपर में होगी। यहाँ ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है भारत के इतिहास की, उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। इस क्लास के ऊपर में हम कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित एक्ट्स हैं उन एक्ट्स को समझेंगे, क्या वो एक्ट्स थे। बट बेसिकली जैसे मैं पिछली क्लासेस में पढ़ाया, अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, किसी मुद्दे को समझना है तो इतिहास देखना पड़ता है। तो मैं रेगुलेटिंग एक्ट से बात स्टार्टिंग कर मतलब मेरा उद्देश्य आपको समझाना रेगुलेटिंग एक्ट है, आपको अच्छे से समझने में आ जाए, आप रट के एग्ज़ाम में न जाए। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि जो क्लास है वो थोड़ी पीछे से स्टार्ट हो, ताकि आपको समझने में आए कि रेगुलेटिंग एक्ट का मीनिंग क्या होता है, क्यों इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, फिर क्यों इसमें ऐसे प्रोविजंस रखे गए, आखिरकार ऐसे क्या इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रोविजंस जोड़े गए। तो इस क्लास के अंदर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर में ब्रिटिशर्स जब भारत के अंदर में आए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इस क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जैसे कि ब्रिटिशर्स भारत के अंदर में आए और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 तरीके से कानून बनाए, या हम बोले कि 2 तरीके से भारत के अंदर में रूल रहा। एक तो कंपनी का रूल, एक क्राउन का रूल, 2 तरीके से भारत के अंदर में रूल रहा था। नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं 0 लेवल से नहीं पढ़ाऊंगा, माइनस से पढ़ाऊंगा, बस कॉन्स्ट्रक्ट होके पूरे लेक्चर देखो। मैं ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी तो मेरा अनुमान यही होगा, अगर यूपीएससी चाहे कि नहीं क्वेश्चन इस क्लास से नहीं हो तो बाकी कहीं से भी हो तो बात अलग है, बट यूपीएससी के एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनके जो क्वेश्चन पूछने की जो नेचर है वो नेचर सामान्यतः यही रहेगी कि इसी क्लास से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, इसी क्लास से मेंस में क्वेश्चन आए। अगर यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है तो इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मेरा एक अनुमान यही रहेगा। मैं 0 से नहीं, माइनस से क्लास स्टार्ट करूँगा, और जहाँ तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते उस लेवल तक मैं होते ही उस लेवल तक पढ़ा के मैं छोड़ दूँगा, और आप इस एलिजिबल हो जाए कि आप पेपर कर ले। अब फालतू की बात ना करके पूरी क्लास स्टडी को ऊपर दे, मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 2 प्रकार से भारत के अंदर में ब्रिटिशर्स ने रूल किया, एक कंपनी का रूल रहा, एक क्राउन का रूल रहा। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 2 तरीके से भारत के अंदर में रूल किया, एक तो कंपनी का रूल था, एक क्राउन का रूल रहा। कंपनी के रूल में जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, मैं समझाऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट का मीनिंग क्या है 1774 के अंदर में। इसके बाद में जो एक्ट पारित हुआ वो 1784 के अंदर में पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1833 के अंदर में जो चार्टर हुए, 2 चार्टर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित की, एक आध और थे बट उनके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। ये 4 जो एक्ट थे, एक एक्ट तो और था इसमें, पर मुख्यतः जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती, हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती, जहाँ से द नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शंस ऑफ यूपीएससी है, उन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं बात करूँगा। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली उठते हैं,
तो क्राउन कंपनी के रूल के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पारित किए ताकि कंपनी को बाउंड कर दे, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 84 के अंदर में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 33 के और 53 के अंदर में 2 चार्टर कंपनी ने प्रोवाइड किया, उसमें कई प्रोविजंस ऐड किए। क्राउन के रूल में क्या होता है कि 1857 के रेवोल्यूशन के बाद में 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित कर दिया। 58 जो एक्ट 1850 एक्ट का एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इस एक्ट के अंदर में बहुत बड़ा प्रोविज़न ये रखा कि 1858 का एक्ट था, इस एक्ट में क्राउन का रूल आ गया। 1757 की क्रांति के बाद में 53 में चार्टर है, 1757 में क्रांति होती है और 58 के अंदर में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित करता है जिसमें क्राउन का रूल भारत के अंदर में एस्टेब्लिश हो जाता है। क्राउन के रूल के बाद में कई एक्ट पारित हुए, जैसे 1861 का एक्ट वापस ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक्ट तो बनना स्वाभाविक सी बात है ना कि आज भारत आज़ाद हो गया, आज भी अधिनियम भारत के अंदर में बन रहे हैं। समय जैसे जैसे बदलेगा, जैसे जैसे सरकार चाहेगी कि अधिनियम बने, कानून बने देश के अंदर में, वैसे वैसे एक शासन को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस इंटीग्रिटी पार्ट होते हैं उसका। हम बोले कि नियम कायदे एक राज्य का एक अनिवार्य अंग है, अविभाज्य अंग है, ये जो प्रक्रिया है जो। तो इसके बाद में जो 1861 के अंदर में कुछ प्रोविजंस बने, 1892 में प्रोविजंस बने, और 92 के बाद में 1909 में सब जानते हैं जो भी एक्ट है। 1919 के अंदर में फिर 1935 में एक एक्ट बना, फिर 1947 में। ये इस पूरी सेमिनार का, इस पूरी क्लास का जो जुरिडिक्शन होगा, हम इन बिंदुओं के ऊपर में चर्चा करेंगे। बट इतिहास गवाह है कि बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। अगर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं सभी एक्ट्स को मैं इसी क्लास में समझाऊं तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बट मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मैंने सोचा है कि इस पूरी क्लास को मैं 3 पार्ट्स में जो यूट्यूब पे अपलोड करूँ ताकि आपको समझने में सहजता रहे। मैं पहली बात बैकग्राउंड समझा के इन एक्ट्स को समझा दूंगा, दूसरी क्लास में ये, और तीसरी या चौथी क्लास में इन सभी प्रोविजंस को मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम है ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का, कि यहाँ से कई लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो ये जो एक्ट है इसकी कॉपी है, और 47 में ब्रिटिश भारत आज़ाद हो गया था, सब जानते हैं। 1919 के अधिनियम में इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो रूल्स रेगुलेशन बने। 58 में क्राउन का रूल आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, कॉमर्शियल जो भी काम रहे, मैं पूरी क्लास अच्छे से समझाऊंगा। तो 74 का एक्ट समझाऊंगा, फिर क्रमशः मैं आपको समझाऊंगा। पहले 74, फिर 84 का समझाऊंगा, इसके बाद में 33 का जो चार्टर था, 53 का चार्टर, फिर 58 के ऊपर में आएंगे हम, फिर 61 का समझते हुए, 92 का समझते हुए, 1909 का एक्ट समझाते हुए, पार्लियामेंट समझाते हुए मैं 1935 का एक्ट, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छे से आप समझे। और यूपीएससी के अंदर में आप प्रीलिम्स में बैठे या मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी एलिजिबिलिटी रहे कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर ले। और अब मैं बिना समय बर्बाद करें हम स्टार्ट करते हैं। पहले बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हुए क्रम से सारे सीरियल समझते हुए 1947 के एक्ट में हमारी पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत आज़ाद हो जाएगा इस एक्ट के अंदर में कंप्लीट। ये क्लास अगर मैं बोलूँ कि इतिहास के ऊपर में है तो कोई इसे नकार भी नहीं सकता है। ये भारत का राजनीतिक इतिहास है। एक लाइन में बोलूँ, इतिहास और राजनीति के बीच की लाइन है। हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो भारत के अंदर में आते हैं एज ए ट्रेडर्स, भारत के अंदर में आते हैं वो। इस बात को याद कर लेना, एज ए ट्रेडर्स ब्रिटिशर्स भारत में एज ए ट्रेडर्स आए। अगर मैं बोलूँ कि 1599 ईस्वी में क्या होता है, एक व्यक्ति था जॉन मिल्टन हॉल। ये ब्रिटिशर्स एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति भारत के अंदर में आता है 1599 ईस्वी में, और भारत के अंदर में आकर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को समझ लेता है। इसे यह अनुमान हो जाता है कि भारत के अंदर में व्यापार करने के बहुत मार्ग है, हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो ये वापस जाता है अकेला। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेला आएगा और पूरे इंडिया के अंदर व्यापार कर लेगा, खुद ही कच्चा माल करेगा, खुद ही, ऐसा तो कर नहीं सकता। मोनार्की थोड़ी ना, ट्रेड में मोनार्की हाँ बाद में इस्टेब्लिश हुई, बाद की बात है। तो 1909 में व्यक्ति आता है, फिर वापस ब्रिटेन में चला जाता है। ब्रिटेन में जाकर ये व्यक्ति, ब्रिटेन में जो मर्चेंट्स थे
उन्हें जाके ये बोलते कि तुम क्या यार, भारत में जाके देखो वहाँ कितना सेक्टर है व्यापार करने का, कितना एरिया है, हम बहुत अच्छे से वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो उन व्यक्तियों को अच्छे से बैठ गई कि अब तो व्यापार भारत में ही करना है। समझ रहे मेरी बात? तो ये मर्चेंट एडवेंचर एक नामक एक ग्रुप था। इस ग्रुप को जाके बोलता है, और ये ग्रुप क्या करता है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सब दोस्त बदला लिए और सुबह शाम को फ्लाइट में बैठ के इंडिया में आ गए और स्टार्ट कर दिए वीज़ा लेके, वीज़ा भी नहीं लिए। तो एक प्रोसेस होती है व्यापार करने की। तो ये सभी व्यक्ति महारानी, उस समय ब्रिटेन की जो रानी थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। फर्स्ट थी। ये मर्चेंट एडवेंचर नामक एक ग्रुप था। ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर साइन करवाता है, इनसे परमिशन लेता है कि हमें व्यापार करना है भारत के अंदर में। तो फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम इन्हें परमिशन भी देती है, और फिर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको परमिशन दिया, और पर एक शर्त के साथ में दिया कि आपको हम परमिशन देते हैं, बट इस शर्त के साथ में कि आप भारत की ईस्ट इंडिया में व्यापार करना है, और आपको केवल 15 साल की परमिशन मिलती है, 15 साल तक अच्छे से व्यापार कर सकते हैं भारत में। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक ग्रुप तो खुश हो गए, चलो ठीक है 15 साल तक हम व्यापार करेंगे भारत के अंदर में। फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई, 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी स्टेब्लिश होती है 1600 ईस्वी के अंदर में। उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। और फिर ये भारत के अंदर में आए। जब ये भारत के अंदर में आए तो 1605 से लेके 27 तक अकबर उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता में था। अकबर मुगल डायनेस्टी के अंदर में था, और बाबर हुमायूं के बाद में जो अकबर था वो अकबर उस समय रूल कर रहा था। उस समय ये भारत के अंदर में एक तरीके से इनका अराइवल होता है, आगमन होता है, और ये भारत के ट्रेड को कैप्चर करना इनका उद्देश्य था, ताकि बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार करें। उस समय आए, और फिर इसके बाद में 1605 के बाद में अच्छे से आए। 1608 में क्या होता है कि इनका एक राजा था जेम्स, वो किंग था। इस राजा ने 2 व्यक्तियों को भारत के अंदर में भेजा। एक का नाम था विलियम हेस्टिंग, और दूसरे का नाम सर थॉमस रो। ये 2 व्यक्ति भारत के अंदर में आते हैं। इनको बोला कि आप जाके देखो कि वो जो कंपनी व्यापार कर रही है भारत में वो कैसे कर रही है। तो ये दोनों भारत के अंदर में आते हैं, और जो राजा को बोलते हैं कि एवरेज चल रहा है, अच्छे से व्यापार कर रही है, जो करना चाहिए था, देन कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो कंपनी व्यापार कर रही थी। फिर 1611 ईस्वी में कंपनी ने पहली बार, 1611 ईस्वी के अंदर में, ये 1608 तक की हम बात कर चुके हैं। 1611 ईस्वी में कंपनी ने पहली बार 1611 ईस्वी के अंदर में कंपनी ने पहली बार एक अपनी टेम्परेरी, एक अस्थायी कंपनी मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर लेती है। उसके बाद में 1613 ईस्वी में परमानेंट कंपनी सूरत के अंदर में ब्रिटिशर्स की स्टेब्लिश हो जाती है। परमानेंट फैक्ट्री, परमानेंट हम बोल सकते हैं कंपनी, या इनके ब्रांच एक तरीके से। फैक्ट्री हम बोलेंगे, कंपनी तो नहीं बोल सकते। फैक्ट्री कंपनी कोई डिफरेंस तो है नहीं, वैसे बोल सकते हैं। तो इनकी परमानेंट कंपनी 1613 ईस्वी में सूरत के अंदर में स्टेब्लिश होती है। 1611 ईस्वी के अंदर में ये परमानेंट, 1611 ईस्वी में टेम्परेरी कंपनी की मसूलीपट्टनम में स्टेब्लिश होती है। इसके बाद में 1615 ईस्वी में क्या होता है कि जो ब्रिटेन का किंग था, ब्रिटेन का जो एक मुख्य व्यक्ति था, ब्रिटेन की सरकार की तरफ से एक व्यक्ति भारत के अंदर में आता है 1615 ईस्वी के अंदर में। मैं इतिहास पढ़ाने या मेरा समझाने का जो दायरा होता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, वो मैं सन से अच्छे से समझा पाता हूँ। मेरा अनुमान नहीं रहता है जब तक मेरे पास में डेट्स नहीं आए कि हम कब की बात कर रहे हैं, तो मेरा अनुमान बिल्कुल नहीं होता। तो मैं कभी भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं पहले फैक्ट्स बताता हूँ, पहले मैं उनको टाइम बताता हूँ कि हम कब की बात कर रहे हैं। तो हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, परमानेंट कंपनी स्टेब्लिश हो जाती है। उसके 2 साल बाद में एक व्यक्ति ब्रिटेन की सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर भारत के अंदर में आता है, और वो पहले तो देखता है कि क्या कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि उनका 15 साल हो चुका था।
कम एलिजाबेथ प्रथम ने केवल 15 साल के लिए मर्चेंट एडवेंचर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें 15 साल के लिए अधिकार दिया था कि वो भारत में व्यापार कर चुके हैं। 1600 ईस्वी में वो भारत के अंदर में आते हैं, 1600 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में भारत के अंदर में आते हैं। 1605 से 1627 तक उस समय जहांगीर डायनेस्टी था। 13 दिसंबर को इनकी स्थापना होती है कंपनी की। 1608 में जेम्स किंग भारत में 2 व्यक्तियों को भेजता है, वो रिपोर्ट करते हैं उनको। फिर 1611 में कंपनी ने अस्थायी रूप से कंपनी मछलीपट्टनम में स्टेब्लिश कर लेती है अपनी फैक्ट्री। फिर 13 के अंदर में परमानेंट कंपनी स्टेब्लिश हो जाती है। फिर 15 के अंदर में ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि भारत के अंदर में आता है और वो जांच करता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो ये व्यक्ति पाता है कि कंपनी अच्छे तरीके से ही काम कर रही है। अगर कंपनी अच्छे तरीके से ही काम कर रही है तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है, मतलब ये चार्टर लेके आता है और ये व्यक्ति कंपनी के अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को चार्टर प्रोवाइड कर देता है कि आप अब भारत के अंदर में आप स्थायी रूप से हमेशा के लिए व्यापार कर सकते हैं। तो इन्होंने हमेशा के लिए व्यापार करने के लिए चार्टर साइन कर दिया और कंपनी को ये अधिकार मिल गया 1615 में। मैं चार्टर लिख देता हूँ वहाँ पे, फॉर एवर वो कंपनी नहीं है तो हमेशा के लिए इन्हें व्यापार करने का हमेशा के लिए भारत के अंदर में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से इन्हें वैधानिक रूप से एक चार्टर मिल गया और ये हमेशा के लिए भारत के अंदर में व्यापार करेंगे। और बहुत खुश हो गई कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंसीज भारत के अंदर में स्टेब्लिश करती है। वो 3 जो जगह थी, एक थी बंगाल, इसके बाद में मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीन जगह अपनी प्रेसिडेंसी स्टेब्लिश कर लेते हैं। बंगाल उस समय सबसे अमीर था, सबसे अमीर, रिचेस्ट, सबसे अमीर जो सूबा था वो बंगाल था उस समय। मेरी बात को अच्छे से समझना, यहाँ से ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत प्रासंगिक रूप से स्टार्ट हो रहा है। और जो ब्रिटिशर्स जो 3 प्रेसिडेंसी स्टेब्लिश करी तो इन्होंने एक रूल रखा कि जो भी प्रेसिडेंसी होगी उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो रखेंगे ये। तो इन तीनों प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर होता था, एक डेप्यूटी गवर्नर होता था और 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कई व्यक्ति समझ नहीं पा रहे होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। ये कंपनी के सुप्रीम व्यक्ति थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ये कंपनी के सुप्रीम व्यक्ति हुआ करते थे जो कंपनी की पॉलिसीज बनाते थे, हम बोल सकते हैं कंपनी को संभालते थे, मतलब सुप्रीम, ये वैधानिक रूप से बहुत सुप्रीम व्यक्ति थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर में एक गवर्नर अपॉइंट करते थे अलग अलग तरीके से। बाद में जो एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट में, उनमें एक ही हो गया और तीनों में डेप्यूटी गवर्नर होता था और 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये कंपनी को एक तरीके से मेंटेन करते थे। इसके बाद में क्या होता है, जो बंगाल सबसे रिचेस्ट सूबा था और 1707 ईस्वी में क्या होता है, मैं इधर मिटा देता हूँ, जिसको नोट करना वो पीछे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1707 ईस्वी के अंदर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी के अंदर में। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का सबसे सुप्रीम किंग था, इम्परेटर, सबसे सुप्रीम राजा था औरंगजेब। और औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन की ओर बाई एंड बाई चली जाती है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन की ओर चली जाती है। औरंगजेब के समय या मुगल एम्पायर में 21 सूबा हुआ करते थे। जैसे अभी एक केंद्र सरकार और बाकी जो राज्य होते हैं, वैसे ही औरंगजेब केंद्रीय सत्ता का राजा था और औरंगजेब के अंडर में 21 सूबे हुआ करते थे। और जो केंद्रीय सत्ता हुआ करती थी वो इन सभी सूबों के अंदर में एक एक सूबेदार नियुक्त करती थी जो उस सूबे का सुप्रीम होगा। जो बंगाल उस समय एक सूबा था जो सबसे अमीर था और बंगाल के अंदर में ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसी स्टेब्लिश कर ली और ये 21 सूबों में से एक सूबा बंगाल था, इन सब में अमीर यह था। तो जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब ने बंगाल में अपना जो सूबेदार नियुक्त किया वो मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया।
पहले, मृत्यु के पहले, बाद में तो कौन करेगा। मुर्शिद कुली खां को मृत्यु से पहले औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि 21 सूबे केंद्रीय सत्ता के नीचे आते थे और औरंगजेब उस समय केंद्रीय सत्ता का राजा था, जो सबसे शक्तिशाली राजा था। पर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये 21 सूबे अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगते हैं कि अब तो हम आज़ाद हो गए, अब तो कोई नहीं हमारे पास में। जो था वो चला गया और केंद्रीय सत्ता में मजबूत राजा रहा नहीं। उसके बाद में क्या होता है, मुर्शिद कुली खां अपने आप को आज़ाद राजा घोषित कर देता है, और जैसे ही अपने आप को आज़ाद राजा घोषित करता है तो भारत का प्रथम नवाब कहलाता है। उनकी मृत्यु हो गई और अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया, तो फर्स्ट नवाब के नाम से भी जाना जाता है, जो 1713 से लेके और 27 तक ये भारत का प्रथम एक तरीके से आज़ाद राजा रहा। मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे आप। तो ये मुर्शिद कुली खान अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेता है और इसके बहुत बड़ा इफेक्ट भारत की राजनीति में होता है। यहाँ से मुगल डायनेस्टी एक तरीके से जारी होती है और ब्रिटिशर्स भारत के अंदर में अपने पैर मजबूती से रख रहे हैं और ब्रिटिश डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी जारी होती है और ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और मुगल जो डायनेस्टी थी वो जारी रही, एक तरीके से हमें बोल सकते हैं। तो मुर्शिद कुली खां अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर लेता है, प्रथम नवाब कहलाता है बंगाल का। और इसके बाद में इसने क्या करता है, जैसे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है तो ये क्या करता है, अपनी राजधानी जो ढाका थी, जो अपनी अभी बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद घोषित कर देता है, क्योंकि अब राजा था उस समय, तो ढाका क्यों राजधानी रखें, सारा डेरा चेंज कर लिया, तो अपने यहाँ बैठना ही नहीं है, तो कचरा है, सब औरंगजेब के आदमी सबने मुर्शिदाबाद में चला गया। उसके बाद में सुजाउद्दीन बंगाल का गवर्नर बना। अब हम बंगाल की बात करेंगे, हम केंद्रीय सत्ता को छोड़ दें, क्योंकि बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से अपनी जड़ें जमा ली, तो हम बंगाल की बात करेंगे। सुजाउद्दीन 27 से लेके 39 तक, ये शायद 1700, ये इसके बाद में शासक बना। फिर 39 के बाद में कौन था, 39 तक सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खान बना। 39 से लेके 40 तक। एक 40 में इसी के दौरान एक बैटल होता है, उसे बैटल ऑफ घेरिया के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ घेरिया, एक युद्ध लड़ा जाता है, घेरिया का युद्ध हम बोल सकते हैं उसे, बैटल ऑफ घेरिया। इस युद्ध में क्या होता है, ये युद्ध बेसिकली सरफराज खान और मीर जाफर के बीच में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ही नाम था, उसका नाम भूल रहा हूँ, अलीवर्दीन खान, सॉरी, ये जो युद्ध हुआ सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में ये युद्ध हुआ। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में युद्ध हुआ। और जब ये युद्ध हुआ तो फिर क्या, जैसे ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में अलीवर्दी खान शायद जीत जाते। फिर इसके बाद में अलीवर्दी खान बिकम द रूलर ऑफ बंगाल। और अलीवर्दी खान के बाद में जो बंगाल के रूलर बने, वो रूलर सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला के समय सब, ये बंगाल की हम बात कर रहे हैं, सिराजुद्दौला के समय सब परिचित है कि एक जो वो घटना घटित हुई कि 146 व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने कमरे में बंद कर दिया और उसमें 123 मर गए, 23 ही जिंदा रहे। होलवेल उस घटना के जनक कहा जाते, तो उन सबको छोड़िएगा, हम इतिहास की बात कर नहीं रहे, हम संवैधानिक भारत के इतिहास को समझेंगे। तो हम जल्दी से हम 1774 तक पहुँचते हैं। हम बेसिकली हम 1756 तक आ चुके हैं और 74 तक पहुँचने में हमें 10-20 साल हो रहा, तो रुकिएगा 10-20 साल, हम 100 साल तो पढ़ चुके हैं हम। अब 1756 में सिराजुद्दौला रूलर बन जाते हैं और 57 तक ये रहते हैं। 57 में फिर क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी हम सब जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में सिराजुद्दौला की पराजित हो जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। जैसे अंग्रेज जीत जाते हैं तो मीर जाफर को अपने एक तरीके, अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, तो ये भारत के इतिहास का बहुत बुरा कदम रहा। यहाँ से ब्रिटिशर्स डायरेक्टली भारत के अंदर में एंटर कर जाते हैं। हम डायरेक्टली तो क्या बोलें, बहुत बड़े पैमाने में भारत के अंदर में एक तरीके से अपने वो जड़ें जमा लेते हैं और फिर अपने एक चमचे को, मीर जाफर को, वो बंगाल का गवर्नर नवाब बना देते हैं। फिर से जब ये 1757 से लेके 1760 तक रहा, फिर जैसे ही
मीर जाफर अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट होने लगता है। अभी वर्तमान के राजा, समझ लो पॉलिटिक्स क्या बात करें यार। मीर जाफर के बाद में फिर मीर कासिम आ जाता है, तो अंग्रेज बाद में जैसे थोड़ा ये एडवांस होने लगता है तो मीर कासिम आ जाता है। फिर 1760 से लेकर 63 तक रहता है। अंग्रेज समझ जाते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, वापस मीर जाफर को बना दो, क्योंकि ये इसका भी बाप निकला। आजकल कौन गुलाम रहता है, उस समय सब अपने आप को राजा समझते थे, जिसे आज हम समझते हैं। फिर 1763 से लेके 1763 के बाद में इसको बना दिए। 1763 में जब इसको बनाई तो एक 1764 में एक ऐसा युद्ध हुआ जिससे आप सब परिचित हो। तो परिचित का युद्ध हम बोलेंगे नहीं तो उसको हम बक्सर का युद्ध बोल सकते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध में भी इनकी हार हो जाती है, और जैसे ही बक्सर के युद्ध में इनकी हार होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ से हम बोले कि हम अगर ये बात बोले कि डायरेक्ट रूप से भारत के अंदर में वो पैर एंट्री कर चुके थे, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत जड़ें जम चुकी थी उनकी, जमाना नहीं चाह रहे थे, जम चुकी थी उनकी जड़ें अंग्रेजों की। और यहाँ से उन्होंने बहुत बड़े तरीके से काम करना स्टार्ट किया। जैसे बक्सर के युद्ध में पराजित होती है तो शाह आलम देते हैं, और जो मीर जाफर मिल मिला के एक ट्रेटी होती है, एक संधि होती है 1665 के अंदर में, 1765 में सॉरी। और इस संधि के दौरान क्या होता है, जो 1765 में जो संधि हुई, जो 1765 में जो संधि हुई बक्सर के युद्ध की पराजय के बाद में, उस संधि में क्या कर दिया गया, एक तो उड़ीसा के और बंगाल के जो दीवानी अधिकार थे, वो सारे के सारे दीवानी अधिकार उन्हें एक तरीके से फ्री कर दिए गए, उनके पास दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए गए। साथ में दो तरीके के इसमें टैक्स लगाए गए। इसके बाद में दो तरीके के टैक्स लगाए गए। एक टैक्स होता है जो डायरेक्ट रूप से भारतीय जनता उन्हें पे करती थी। दूसरा टैक्स होता है जो लोकल रूलर्स थे, ये इन रूलर्स, ये जो लोग, जो स्थानीय शासक थे, जो टैक्स कलेक्शन करते थे, उनका 80% ये रूलर्स ब्रिटेन के लोगों को देंगे। यहाँ से इतनी ज़बरदस्त तरीके से हालत ख़राब हो गई भारतीयों की, ऐसी हालत ख़राब हुई कि ऐसी जैसे विपक्ष सत्तासीन पार्टी के खिलाफ आरोप लगाता है ना कि पूरे लोकतंत्र की धज्जे उड़ गए, ऐसे विपक्ष बोलते हैं ना देश के अंदर में। मैं राजनीतिक पार्टियों में नहीं जा रहा, तो बस वो हो गए थे यहाँ पे, भूखमरी छा गई, जनता के पास में पैसा नहीं है, ऐसा विपक्ष बोलता है ना, वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका था। और विपक्ष को साक्षी के साथ में बोलता है, उस समय कोई था नहीं देने वाला। तो बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो गई जनता की यहाँ पे। इसके बाद में जो एरा आता है, 65 की संधि होती है। 65 की संधि के बाद में अगर हम 65 से लेके और 72 तक इतनी बुरी हालत ख़राब हो जाती है संधि के बाद में कि जो 1765 से लेके और जो 1772 तक जो टाइम रहा था, 1765 से लेकर 1772 तक का जो समय था, ये समय लूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना लगा, लूट ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्बादी हुई भारत के अंदर में। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे ब्रिटिश कंपनी के थे, और उन्हें हटा दिया गया बाद में, शायद उनको फांसी दी गई थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीयों की लूट हुई, और मतलब अनएक्सपेक्टेड कि ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटेन की सरकार को शर्म आने लगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये लोग जब ब्रिटेन में जाते थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब इन अपने देश में जाते थे, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे ये, तो वहाँ के लोग, उनकी बनती कम थी, ये बहुत करप्शन करने लग गए थे कंपनी के अंदर में। फिर सरकार सोची हो क्या रहा है, बहुत अमीर हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने 7 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से करप्शन किया। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि इनको बाउंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से करप्शन कर रहे थे, तो इनको रेगुलेट होने चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से, हम इनको रेगुलेट करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार ने सोचा, तो उन्होंने क्या काम करते हैं, उन्होंने एक्ट प्रदान कर देते हैं, एक्ट पारित करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि वो सोचने लग गए थे कि उन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है, करप्शन हो रहा है, टैक्स का कैलकुलेशन सही तरीके से हो नहीं रहा, कंपनी अनकंट्रोल रूप से काम कर रही है, पैसा कमा रही है, लूट रही है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से टैक्स लगा रही है। हालांकि जो दो द्वैत कर व्यवस्था थी, 1772 में हटा दी गई, जो गवर्नर चेंज हुए रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड कर चुकी थी कि अब हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो अब हम
रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर में आ जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1774। तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो लूट ऑफ इंडिया का पीरियड रहा 1765 से लेके 1772 तक, उसके बाद में द्विज शासन व्यवस्था हटा दी। और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार कंपनी को मिल चुके थे, तो उन्होंने बर्बादी कर दी, भारत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बर्बाद कर दिया। तो पार्लियामेंट या ब्रिटेन की सरकार ये चाह रही थी कि अब हम कंपनी को रेगुलेट हम करेंगे, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव को हटा दिया था गवर्नर के रूप में, दूसरे व्यक्ति को गवर्नर बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1774 में पार्लियामेंट 1774 से पहले पार्लियामेंट चाह रही थी कि अब इन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो पीरियड रहा 1765 से लेकर 1772 तक का, वो भारत की लूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत की बर्बादी हुई। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित कर दी है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में एक्ट पारित हुआ। और इस एक्ट को ये एक्ट पहला ऐसा प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, फर्स्ट ये स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था, प्रथम प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को अपने आधिपत्य में लेने के लिए प्रथम प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो 1774 में पारित हुआ। इसके अंदर में क्या करती, सबसे पहले तो वो लोग जो क्या करते, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते हैं कि पहले तो हमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना है। और वो कोलकाता के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है 1773 के। और इसमें कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों करे, क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो इसलिए करे क्योंकि कंपनी के अधिकारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे थे और कोर्ट होना चाहिए। हालांकि एक मात्र माध्यम यही नहीं रहा, हम नहीं बोल सकते कि ये रीज़न है। जस्टिस न्याय प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ताकि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो कोर्ट के माध्यम से उसे सजा मिल सके। तो रेगुलेटिंग एक्ट में प्रथम प्रयास में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, क्योंकि कोई कोर्ट ही नहीं था। न्याय नहीं होगा तो काम कैसे होगा, भ्रष्टाचार होगा। अगर अपराधी को सजा देने के लिए, चोर को सजा देने के लिए न्यायालय ही नहीं होगा तो चोर चोरी करेगा। तो चोरों को रोकने के लिए न्यायालय होना चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। और साथ में ही इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करती है, साथ में ये भी बोल देती है पार्लियामेंट कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ब्रीब्रीज मतलब कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं ले सकता, करप्शन। रिश्वत नहीं ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पाया जाता तो उनके लिए बहुत जटिल दंड की प्रावधान कंपनी के रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की है। इसके अलावा जो 3 प्रेसिडेंसीज ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर में थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो जो मद्रास और जो बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और जो बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, ये प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट कर दिया गया। मतलब इन दोनों प्रेसिडेंसी को हम बोले कि एक तरीके से बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इन दोनों प्रेसिडेंसीज का अब गवर्नर जो होगा, वो बंगाल का जो गवर्नर होगा वही इनके ऊपर में रूल करेगा। और जो बंगाल का जो गवर्नर था, उनका नाम क्या कर दिया गया, उनका नाम अब बदल के द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। मतलब ये इनके अधीन कर दिया गया। और इसका नाम बदल के, सबसे पहली बार ध्यान में रखिएगा, ये नाम वाइसराय हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, द वाइसराय ऑफ इंडिया, जो 3-4 प्रकार से नाम बदला। तो फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट में जो इसका नाम हुआ वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये नाम बहुत 2-3 एक्ट्स में चेंज होगा, तो पद एक ही रहेगा, नाम चेंज होगा। पहले एक बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के बाद में रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, उसके बाद में वाइसराय होगा, फिर ये चेंज होता रहेगा 2-3 बार एक्ट में, 2-3 एक्ट्स में चेंज होगा। तो पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। जैसे जैसे एक्ट्स आएंगे मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा बहुत डिटेल के साथ में। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना करते हैं कि अब नए हो गया। इस काउंसिल के अंदर में 2-4 व्यक्ति होंगे,
जो व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको असिस्ट करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। क्लियर है बात। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं, रिश्वत के लिए बिल्कुल तटस्थ तरीके से दंड की व्यवस्था करते हैं। मद्रास और बॉम्बे के अंदर जो प्रेसिडेंसी थी इन दोनों को बंगाल को सबॉर्डिनेट कर देते हैं, और जो बंगाल का गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, बंगाल कहलाएगा, और फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था, तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। और इस एक्ट्स में कई प्रोविजंस करते हैं। इसके अलावा जो रेवेन्यू और जो दीवानी और अधिकारी जो राइट्स थे और मिलिट्री प्रोविजंस के ऊपर में इसके ऊपर में कुछ प्रोविजंस किए गए, ये सारा का सारा जो रेगुलेटिंग एक्ट में पारित हुआ। और विलियम हेस्टिंग पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना वो विलियम हेस्टिंग था, पहला जो विलियम, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है, इसमें 3 अदर जजेस होते हैं सामान्य, एक चीफ जस्टिस होता था। ये रेगुलेटिंग एक्ट था। मेरी अनुमान ये है कि आप पूर्णतः इस रेगुलेटिंग एक्ट को समझ चुके होंगे। अब हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर में पारित होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो इससे पहले जो एक्ट पारित थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। इस एक्ट के अंदर में इस एक्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी रही है। पहली इंपॉर्टेंसी क्या रही है? पहली इंपॉर्टेंसी ये रही है कि इसके अंदर में इसमें क्या करते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पॉलिटिकल सिस्टम हो रहा था, जो मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो एक तरीके से रेक्टिफाई करने के लिए मैनेजमेंट कंपनी का होना चाहिए। जो रूल ब्रिटिशर्स कंपनी, ब्रिटेन के लोगों भारत में कंट्रोल कर रहे थे, जो ब्रिटेन की कंपनी भारत में रूल कर रही थी, तो उनके ऊपर में एक परमानेंट मैनेजमेंट करने के लिए एक पारित हुआ। इसमें क्या करते कि जो एक कॉमर्शियल वर्क थे और पॉलिटिकल जो वर्क थे उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया, उनको विभाजित कर दिया गया कि कॉमर्शियल बॉडी अलग होगी और पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स होंगे भारत के वो अलग होंगे। तो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर दिया गया, इनको विभाजित कर दिया गया। और क्या करा कि कॉमर्शियल जो वर्क होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा, मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उन पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक प्रोविज़न रखा। उस प्रोविज़न में ये हुआ कि एक न्यू बॉडी स्टेब्लिश हुई। उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बहुत बेशर्मी की बात है कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की कंपनी को भारत के अंदर में करप्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करते हैं। मतलब बेशर्मी की बात है ना कि भारतीय लोगों को शर्म नहीं आ रही थी, उन लोगों को शर्म आ रही थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है इसके अंदर में। तो इस एक्ट में मुख्य काम क्या होता है? पॉलिटिकल अफेयर्स और कॉमर्शियल अफेयर्स को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, उनको विभाजित कर देते हैं। जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालेंगे, इनको डायरेक्ट करेंगे, ये इनकी देखरेख करेंगे। जो कंपनी में चॉइस व्यक्ति हुआ करते थे, जो सबसे सुप्रीम व्यक्ति हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में साफ साफ आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट में क्रिएट हुआ। तो अच्छे से बोलिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर में, ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर में ये आता है। ये मेरे अनुमान ये है कि आप समझ चुके होंगे। और दूसरी बात क्या हुआ, सिविल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, ये सिविल और मिलिट्री जो राइट्स होंगे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना, एक तो ये काम पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा, दूसरा काम सिविल और जो मिलिट्री जो अफेयर्स है, जो काम है, उनको भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो व्यापार करेंगे, इनको व्यापार करना है, फालतू पॉलिटिक्स इनको नहीं करना, इसलिए दूर रहते पॉलिटिक्स से। ये क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में जो ट्रेडर्स आए थे उनको पैसा कमाया, सुप्रीम व्यक्ति केवल पैसा कमाने में ध्यान देंगे, बाकी कुछ भी होगा तो ये संभाल लेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सोचे कि इनको अलग बना दो, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा। तो इस तरीके से कंपनी के कार्य को विभाजित कर दिया गया, विकेंद्रीकृत कर दिया गया हम बोले तो। और इस एक्ट की जो इम्पोर्टेंसी थी, मेन इम्पोर्टेंसी क्या थी इस एक्ट की?
कि पहली बार इस एक्ट के अंदर में भारत को ब्रिटेन के एक पोजीशन कहा गया, एक अधिपत्य राष्ट्र कहा गया। इस एक्ट में पोजीशन, इस एक्ट में कंपनी ने भारत की पोजीशन कहा गया। और ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन की सत्ता थी उन्होंने कंपनी के ऊपर में एक तरीके से अपना आधिपत्य इस्टेब्लिश कर लिया। ये पिट्स इंडिया एक्ट था। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में जो 1833 का चार्टर एक्ट था, अब हम उसको समझते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले अधिनियम की बात करते हैं। एक अधिनियम 1813 में भी बना। ये अधिनियम बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें रहेगी, इस ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर में रही नहीं। पर इस अधिनियम में पहली बार जो भारत ब्रिटेन की जो टेरिटरी थी, इस टेरिटरी को पहली बार डिफाइन किया गया। और जो ब्रिटिश की जो पोजीशन थी भारत के अंदर में, एक तरीके से ब्रिटिश पोजीशन को इस एक्ट में डिफाइन किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। और इसमें क्या गया कि 1 लाख रुपए पर मंथ एजुकेशन के ऊपर में, जो रिलीजियस मैटर में इसमें रहा था, एजुकेशन के ऊपर में जो बजट रखा कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर मतलब लगाएंगे। और इस तरीके से अधिनियम रहा। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि ट्रेड की जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में चाइना के साथ कुछ टी वगैरह का, उस मोनोपोली को हटा दिया गया। और ब्रिटेन की जो अदर कंपनियां जिनके लिए अपॉर्चुनिटी हुई, ये केवल इसमें 2-3 पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंस ये एक्ट रखता है। इसके अलावा मोनोपोली जो ब्रिटेन की थी, और जो दूसरा डिफरेंस एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, संवैधानिक पोजीशन को डिफाइन किया गया ये। और 1 लाख रुपए इसमें एजुकेशन पे खर्च किए गए। ये केवल 3 पॉइंट्स या कुछ 1-2 पॉइंट्स और थे इसके अंदर में, पर ये ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता यूपीएससी के दृष्टिकोण से। इसके बाद का जो अधिनियम बना 1833 का चार्टर एक्ट, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते, तो ये इतना इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है नहीं। ये बेसिकली जो आप सब जो ग्रंथ पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, उस लक्ष्मीकांत में भी संयोग से ये नहीं है, शायद एक एडिशन में हो सकता है, दूसरे में हो। इसके बाद में एक अधिनियम बनता है, चार्टर अधिनियम 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम में चार्टर एक्ट 1833, इस अधिनियम में क्या होता है, इस गौर करके अच्छे से सुनिएगा, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो पद बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, बंगाल की जगह इंडिया कर दिया गया। तो मैं देखूं गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसका नाम बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंडिया, यहाँ पे पहले यहाँ पे बंगाल था, यहाँ पे इंडिया कर दिया गया। इंडिया क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो दो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटेन की, मद्रास और बॉम्बे में, मद्रास एंड बॉम्बे, क्योंकि ये दोनों प्रेसिडेंसीज थी, इन दोनों प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर में कर दिया गया। इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स, लॉ मेकिंग की पावर्स अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में आ गया। इसका मतलब है कि पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब ये फाइनल स्टेप रहा था पावर्स का सेंट्रलाइजेशन में, और ये चार्टर एक्ट फाइनल स्टेप रहा किसमें? सेंट्रलाइजेशन में। बहुत बड़ा इनके पास फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल एक्शन लेने की पावर्स पहले ही थी कि कहाँ कितना पैसा वेस्ट हो, कहाँ कितना पैसा, क्या पैसा हो, कैलकुलेशन सारा इनके पास रहता था। अब इनके पास में मद्रास और बॉम्बे की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लॉ मेकिंग की पावर्स थी पूरे देश की, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में आ गए। केवल पूरे केंद्र लेवल पे काम करने वाला पद हो गए, बंगाल के लिए ही नहीं रहा। और इसमें क्या होता है कि जैसे इनके पास में सारा सिस्टम आ जाता है, तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ में इनको मिलिट्री और सिविल राइट्स भी मिल गए। एक तो इनके राइट्स मिले, एक मिलिट्री और सिविल राइट्स भी पूरे देश की जो कंपनी का जो आधिपत्य था वहां सारा जो जहां तक इनका एरिया था उन सब पूरे एरिया का सिविल और मिलिट्री राइट्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को प्रदान कर दिया गया। और इसके अलावा जैसे ही इतना पावर्स का सेंट्रलाइज हुआ, ये बहुत मजबूत शक्तिशाली पद हुआ। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 में बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में वाइसराय हुआ, फिर 2-3 नेम इसके बदले थे, टाइम टू टाइम मैं बता दूंगा, मैं आपको पहले भी बोला था। तो तीसरी बार इसका नाम बदल दिया गया है। एक तो बंगाल गवर्नर था, फिर रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ 1770 में। उसके बाद में जो 1833 का अधिनियम बना, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनी एक कॉमर्शियल बॉडी भी थी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी थी। जो कंपनी कॉमर्शियल बॉडी थी, इस कॉमर्शियल बॉडी का अंत कर दिया गया। अब जो कंपनी है वो कॉमर्शियल बॉडी नहीं रही, मतलब बाहर से यूरोप की कई कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, चाइना में भी व्यापार कर सकती है। प्योरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रही, एक शुद्ध रूप से ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी, प्रशासन की देखरेख करने वाली बॉडी बनी। व्यापार करने एक साइड मतलब एक अलग अलग माध्यम रहा। पूर्णतः ये एक तरीके से प्रशासनिक बॉडी बनी, प्रशासनिक एक तरीके से बॉडी बनी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। और पहला जो लॉ मेंबर बना वो मैकियावेली पहला लॉ मेंबर बना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैकियावेली पहला लॉ मेंबर बना जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर जोड़ा गया, क्योंकि लॉ मेकिंग की सारी पावर्स इनके पास में आ गई। और सैलरी सिस्टम को इस एक्ट के माध्यम से हटा दिया गया। ओपन कंपटीशन इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन कंपटीशन। पर संयोग से क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस ओपन कंपटीशन का विरोध किया कि ये सिस्टम भारत में नहीं होना चाहिए। ओपन कंपटीशन का मतलब होता है कि भारतीयों के लिए भी अब जो सिविल सर्विसेज थी, उन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भारतीय अपना हिस्सा ले सकते हैं। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका बहुत विरोध किया। और जैसे उन्होंने विरोध किया तो जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ था ओपन कंपटीशन, इसको बाद में लागू नहीं किया, अब इसको पेंडिंग छोड़ दिया। 1853 का जो एक्ट था उसमें लागू कर दिया गया। और 1853 के एक्ट में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, उनकी वेटेज को कम कर दिया, उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। इस तरीके से ये पूरा 1833 का अधिनियम रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्या किया गया इसमें, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई, उनको सिविल और मिलिट्री राइट्स दे दिए गए। मतलब सेंट्रलाइज हुआ। और सेंट्रलाइज के दृष्टिकोण में फाइनल स्टेप रहा है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। इसके बाद में क्राउन का रूल आ जाता है। साथ में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसमें एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। उस जो पहला लॉ मेंबर बना वो लॉ मेंबर मैकेले बना। सैलरी सिस्टम को इसमें हटा दिया गया और ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया। एक महत्वपूर्ण बात, अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है कभी कभी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो क्वेश्चंस कभी भी आए कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग। अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम इसके बाद का जो अधिनियम था 1853 का अधिनियम, उसको हम समझते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बेसिकली ये लास्ट अधिनियम रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसके बाद में पार्लियामेंट के एक्ट्स बनाए, वो तो अभी भी बनाती है, बट इसके बाद में क्राउन का रूल देश के अंदर में एस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें क्या काम किया जाता है? इसमें एक काम बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया। एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की।
अब क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना क्यों हुई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है क्योंकि जो पहले के एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनके फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे, जो बॉडी थी, उनको सेपरेट कर दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसा था कि सेपरेशन कब किया गया एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स का, एक फंक्शंस का, बॉडी का। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इसका सेपरेट कर दिया गया और इसकी जगह पर एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई, जिसको भारत में मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। मिनी पार्लियामेंट, इसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। इसमें क्या होता है, पहली बार इस जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके अंदर में पहली बार एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को बनाया गया, जिसमें 6 मेंबर, जो इसमें काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। इसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेटिव को बनाया गया। कैसे, जो 4 जो मेन एरिया था, प्रेसिडेंसी बोल सकते हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा। इन चारों, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा, इन चारों से एक एक मेंबर इस काउंसिल में ऐड कर दिए गए। चार व्यक्ति हो गए, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया। 4 व्यक्ति यहाँ से, 6 व्यक्ति इसमें टोटल हुआ करते थे। तो इस तरीके से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना 1853 के अधिनियम में हुई, जिसमें 6 व्यक्ति हुआ करते थे और लोकल रिप्रेजेंटेशन में 4 व्यक्ति यहाँ से गए। इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सुने होंगे नाम, ये कुछ थोड़ा अड़चन कर रहे थे लेजिस्लेटिव पावर्स में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में। तो वो क्या करते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी, इन स्ट्रेंथ को कम कर दिया। पहले कोर्ट ऑफ जनरल्स की, कोर्ट ऑफ जनरल जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी स्ट्रेंथ पहले 24 हुआ करते थे, 24 मेंबर हुआ करते थे। और अभी 24 मेंबर से हटा के इनकी स्ट्रेंथ 18 कर देगा, बढ़कर 18 मेंबर रहेंगे और बाकी सब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। और इस तरीके से एक्ट रहा। इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इसमें एक पॉइंट लिखा गया। वो पॉइंट ओपन कंपटीशन का लिखा गया, जो 1833 के अधिनियम में था। उस अधिनियम में पॉइंट लिखा हुआ था ओपन कंपटीशन का, पर वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके विरोध कर रहे थे। बट यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की वैल्यू थोड़ी कम समझी गई, वेटेज कम समझा गया और इसमें ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया 54 में। किसके द्वारा? मैकेवली कमेटी के द्वारा। एक मैकेवली कमेटी बनी। मैकेवली कमेटी अच्छे से याद कीजिएगा, 1854 में ये ओपन कंपटीशन लगाया, जिसके अंदर में सभी भारतीयों को प्रशासन में आने का अधिकार मिला। तो 1853 के अधिनियम के साथ में ही ये जो पार्लियामेंट के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी था, एक तरीके से इसका एंड हो चुका है। और जो अब नेक्स्ट अधिनियम आएगा 1858 का अधिनियम, 1857 की क्रांति के बाद में, वो क्राउन के अंडर में भारत रहेगा। और अभी का भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था। अब मैं जब अगली क्लास में आऊंगा, जब भारत क्राउन के अंडर चला जाएगा। तो हम इस क्लास में क्या क्या समझ चुके हैं? मेरा अनुमान ये है कि 1853 का एक्ट आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाया गया, जिसमें 4 मेंबर बंगाल, मद्रास और आगरा और बॉम्बे से होंगे और 2 मेंबर अदर होंगे। और जो मैकेले कमेटी की रिकमेंडेशन से 1854 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें भारतीय लोग, सभी व्यक्ति भारत के अब सिविल सर्विसेज में वो आ सकते हैं। साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को कम करके जो 24 पहले हुआ करते थे उनको 18 ही रख दिया गया और सेपरेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर को सेपरेट कर दिया गया। इस तरीके से हमारा 1853 का एक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में आज हम क्या क्या समझ चुके हैं? अभी ये क्लास, ये पहला पार्ट होगा, इसके बाद में दूसरा पार्ट अपलोड होगा, बहुत जल्द अपलोड होगा। मैं एक बार शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि हम इस क्लास में क्या क्या समझ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में क्या क्या समझेंगे, क्योंकि
एक पॉइंट, एक रणनीति मैं नहीं बोलता, मैं सजेस्ट बोलता हूँ, वो जरूरी है। तो मैंने बोला कि जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटेन का रूल भारत के अंदर में रहा, ब्रिटेन का जो रूल भारत के अंदर में रहा, तो कंपनी के अंडर में भारत गुलाम रहा, एक क्राउन के अंडर भारत रहा। तो हम कंपनी के अंदर में जो एक्ट बने, हम हमारा इस क्लास में समझना मुख्य जो मोटिव है वो प्रोविजंस को समझना, एक्ट्स को समझना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना है। तो पहला एक्ट 1774 के अंदर में रेगुलेटिंग एक्ट बना, जिसको हम समझ चुके हैं। इसके बाद में 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट बना, उसको हम समझ चुके हैं। इसके बाद में 1813 के अंदर में जो एक्ट बना, उसको मैं ब्रीफली समझा चुका हूँ। इसके बाद में 1833 में जो एक्ट बना, उसको भी हम समझ चुके हैं। और 1853 का जो लास्ट एक्ट कंपनी के अंदर में रहा, इसको मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं टोटल 5 अधिनियम आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद में 1858 का एक्ट होगा, इस एक्ट को मैं आपको समझाऊंगा। यही अपनी क्लास होती है। बाय, अच्छे से पढ़िएगा सारी क्लास। ये 1858 से लेके 1947 तक जो लास्ट अधिनियम होगा, वहां तक अपनी क्लास होगी। और अब नेक्स्ट पार्ट 2 अपलोड होने वाला है। धन्यवाद।